नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया वो राजनीतिक पार्टियों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। हालांकि कुछ दल ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि किसी और राजनीतिक पार्टी के लिए यानी कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन इस फैसले के मायने क्या है, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। उसके बाद एसबीआई को आदेश दिया कि नामों को सार्वजनिक किया जाए, उन नामों की जानकारी चुनाव आयोग को दी जाए ताकि पता चल सके कि किसे कितना और कब चंदा दिया गया, किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया, यह खुलासा हो। और अगर ऐसा होगा तो उसके बाद की राजनीतिक परिस्थिति क्या बनेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो बातें हो रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उस पर मुहर भी लगती हुई दिख रही है। इस फैसले के बड़े मायने, बड़ी पिक्चर क्या होगी, वो समझाने के लिए हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला.com पर। सबसे पहले तो इस फैसले को देखें कैसे सर, इसकी व्याख्या कैसे करें? धन्यवाद आदर्श जी। इसका इस रूप में इस निर्णय को देखा जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक तो धन बल के दुरुपयोग को रोकने की बड़ी कोशिश की है। एक बड़ा निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय का। और दूसरी चीज कि सत्ता के दुरुपयोग के कारण सत्ता में जो दल है वह दल अपनी ताकत के बल पर जो पैसा ले रहा था उसको रोकने की कोशिश है। चंदे की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश है और गैर संवैधानिक तरीके से पैसा लेना और पैसे के बल पर चुनाव को प्रभावित करने की जो कोशिशें चल रही थी उसको रोकने की कोशिश है। इसलिए इसका दूरगामी असर होगा और जो लोग भी चुनाव की शुचिता में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र की प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, उनके लिए एक ताकत देने वाला यह निर्णय है। और कानून के राज में विश्वास करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा अवसर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है और उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से इलेक्टोरल चंदा गड़बड़ चीज नहीं है, चंदा तो हर राजनीतिक दल लेता रहा है, लेकिन चंदे में पारदर्शिता का न होना और उस पारदर्शिता को रोकने की सरकार की कोशिश, ये चिंताजनक थी। अगर जो आंकड़े उपलब्ध हैं या सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए उसका 95% सत्तारूढ़ दल के पास जा रहा है, तो यह चंदा नहीं है। और अगर वो किसने चंदा दिया, उन चंदा देने वालों के लिए सरकार ने क्या किया, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर बहस होनी चाहिए। आप याद कीजिए, ये तो अभी मुझे लगता है कि इस फैसले से मैं जोड़ देता हूं, इस फैसले से एक अध्याय, अभी पहला अध्याय ही खुला है। अभी जैसे नाम सामने आएंगे, किसने दिया, क्यों दिया, कब दिया, उसके बाद एक के बाद एक और अध्याय जोड़ते जाएंगे। लंबा समय नहीं आदर्श, लंबा समय नहीं दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। जी, सर्वोच्च न्यायालय ने ईसीआई को कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि 31 मार्च तक अपने वेबसाइट पर डालिए आप और 3 सप्ताह के भीतर एसबीआई को पूरा रिपोर्ट दे देनी है ईसीआई को। इस लंबा समय नहीं है और ये बड़ा झटका है, निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल को है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि अगर आप 100 रुपए में 95 रुपया केवल एक दल को जा रहा था, तो यह उस पार्टी के लिए चिंता का विषय है। अगर आप इलेक्शन कमीशन को दिया गया जो विवरण है भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रस्तुत किया है, उस आंकड़े को ही आप देखिए तो उसमें लगता है कि सर्वोच्च सत्तारूढ़ दल ने चुनाव को कितना महंगा कर दिया। हजारों करोड़ रुपया खर्च किया है चुनाव में, जबकि अन्य दलों की स्थिति सैकड़े में भी नहीं है, कुछ दहाई में भी नहीं है। तो ये नहीं, अहम बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि एक तर्क ये दिया गया कि वोटरों को कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में जानने की, या वोटर जानकर क्या करेंगे कि चंदा कौन दे रहा है, कितना दे रहा है। ये तर्क तो कभी गले नहीं उतर रहा था सर। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर मैं किसी राजनीतिक दल को वोट दे रहा हूं तो मुझे जानने का हक है कि यह राजनीतिक दल किसके पैसे चल रहा है। कोई माफिया इसके पीछे है, कोई अंतरराष्ट्रीय गिरोह इसके पीछे है, कोई अपराधी इसके पीछे है, कोई बड़े पूंजीपति इसके पीछे है। कौन लोग हैं जो इस पार्टी को चला रहे हैं? मेरी निजी यहाँ पे तो बहुत अच्छी पार्टी चल रही है, लेकिन चलाने वाले कौन है, इसका फायदा कौन लोग ले रहा है, ये जानने का हक मुझे है एक मतदाता के रूप में। ये तो तर्क कहीं से भी जायज नहीं है। और ये पता क्यों नहीं चलना चाहिए कि साहब किस राजनीतिक दल को किसने चंदा दिया, क्योंकि अगर आप ये जानते हैं कि किसने किसको चंदा दिया और उसके बदले उसको क्या मिला, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज कि जो प्रतिबंध लगाए गए थे, कि कहा जाता था कि इस कानून में व्यवस्था थी कि अपने लाभांश का 7.5% आप दे सकते हैं किसी पार्टी को, वो प्रतिबंध आपने खत्म कर दिया। घाटे में रहने वाली कंपनियों को, दिवालिया घोषित कंपनियों को अधिकार नहीं था चंदा देने का, वो प्रतिबंध आपने खत्म कर दिया। पारदर्शिता आपने खत्म कर दी। जो आय कर के नियम थे वो आपने खत्म कर दिए, जिसको सबको गैर कानूनी घोषित कर दिया सरकार ने, सर्वोच्च न्यायालय ने। ये चिंता की स्थिति थी और सबसे बड़ी चिंता की स्थिति यह थी कि पारदर्शिता को बरकरार रखने, जनता को विश्वास में रखने, जनता को सूचित रखने की जो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, वह सरकार ही इस प्रतिबंध को लगाए रखने के पक्ष में थी और सर्वोच्च न्यायालय के सामने तमाम तरह के तर्क प्रस्तुत कर रही थी।
ये हम्म। इस ये और चिंता एक आम नागरिक के लिए चिंता का विषय था। ये कहीं से भी जायज़ तर्क नहीं है कि आम नागरिक को क्यों नहीं जानना। आम नागरिक को हर चीज़ जानना चाहिए। पारदर्शिता इसीलिए कहा जाता है, डेमोक्रेसी में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बोध, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इसके बगैर आप लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपकी पारदर्शी चीज़ नहीं ना हो, ये कैसे चलेगा? ये हम बात आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक तो बड़ा झटका खास करके केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो ये फैसला किया था, एक व्यवस्था बनाई थी और इसका फायदा अब तक जो बात हो रही बीजेपी को सबसे ज्यादा मिल रहा था और इसीलिए इस पर सवाल भी उठ रहे थे। लेकिन एक बात, अब इससे तो दो तरफा फंस गई ना सरकार। एक तो सरकार को बताना भी पड़ेगा, सारी जानकारी सार्वजनिक भी करनी होगी, उसके बाद ये भी सवाल उठेंगे कि इसने इतना दिया, इसके लिए आपने क्या किया या इसके लिए क्या हुआ, उस पर भी सवाल उठेंगे। दूसरा, जिसने आपको चंदा दिया उसके सामने भी तो आप अपना विश्वसनीयता अपनी खो रहे हैं ना, क्योंकि उसने तो सरकार पर भरोसा करके या पार्टी पर भरोसा करके चंदा दिया था कि उसका नाम कभी उजागर नहीं होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तो असंवैधानिक ही बता दिया, इतना बड़ा झटका दे दिया। ये तो मतलब आप सोचिए, आप याद कीजिए आदर्श जी, 1975 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हुआ था। हम्म। असंवैधानिक तरीका अपनाना, यही तो मुख्य आधार बनाया हाँ। था माननीय न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने। एक अधिकारी जो सरकारी सेवा में था, उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया था। मैं असंवैधानिक तरीके से एक सरकारी सेवक की सेवा ले ली गई और एक असंवैधानिक तरीके से आप पैसा वसूल रहे थे, असंवैधानिक तरीके से अपनी पार्टी आप चला रहे थे, असंवैधानिक तरीके से एकत्रित किए गए पैसे से आप चुनाव लड़ रहे थे। तो ये तो पूरी की पूरी बड़ा सवाल पैदा हुआ। इन लोगों के विमर्श में ये बात आनी चाहिए कि बड़ा सवाल है ये। और गैर कानूनी तरीके से पैसा सत्ता में रहने मतलब क्या अगर जो लोग पैसा दे रहे थे, अगर वो ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र के लिए पैसा दे रहे थे, तो लोकतंत्र में कोई सरकार तो होती नहीं है, जी। विपक्ष भी होता है। और केवल सरकार को पैसा देना यानी कि लालच से पैसा देना, यानी कि दबाव में पैसा देना, यानी कि लोभ में पैसा देना। तो ये तमाम, आप विपक्ष को पैसा नहीं देंगे जो उतना ही स्टेक होल्डर है, तो कैसे कहा जाएगा कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहयोग कर रहे थे? एक जो आपके पास एक सामाजिक दायित्व है, उस दायित्व का आप निर्वहन कर रहे थे। ये कोई तर्क तो नहीं बनता ना। तो इस फजीहत से बचने का बीजेपी के पास रास्ता क्या दिख रहा है सर? क्योंकि कोर्ट ने जो बातें कही हैं, जो कड़ी टिप्पणियां की हैं, वो तो वाकई फजीहत करने वाली है। नहीं, ये तो जिस समय आप याद कीजिए 2017 में जब यह अरुण जेटली साहब ने इसको रखा था लोकसभा में, तरीका क्या अपनाया गया था? आपको पहले नियत देखिए ना। आपने इसको वित्त विधेयक के रूप में पास कराया। वित्त विधेयक क्यों पास कराया? कि जब आप वित्त विधेयक पास कराते हैं संसद से, तो आपको राज्यों से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वाचन की शुचिता के नाम पर इतना बड़ा कानून ना बना रहे थे और राज्यों से आपने सहमति लेने का प्रावधान ही खत्म कर दिया। उसी समय लग रहा था, तमाम तरह की आलोचनाएं हुई, आप याद कीजिए उसको। दुर्भाग्य ये रहा कि इस कानून को लेकर के जो राजनीतिक प्रतिरोध देखना चाहिए था राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों के द्वारा, वो उतना नहीं दिखाई पड़ा। केवल अगर आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दीजिए, तो उस तरह का विरोध कम से कम न्यायालय में जो गया, सिविल सोसाइटी गई, एडीआर गया, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जया ठाकुर गई, कुछ अन्य जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, वो लोग गए और 2018 से इस मुकदमे को लड़ रहे हैं, लगातार मुकदमे को लड़ रहे हैं। तो ये तो हमको आपको कृतज्ञ होना चाहिए सिविल सोसाइटी के लोगों के लिए, जिन्होंने इस तरह एक ऐसा कानून जो पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी था, सत्ता के पक्ष में था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने और चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने से रोकने के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा था, उसके खिलाफ लोग लड़ते रहे। लेकिन इसका नुकसान सर्वाधिक बीजेपी को होगा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से सर्वाधिक पैसा बीजेपी को, सर्वाधिक का लगभग उन्हीं को पैसा, 95% पैसा उन्हीं को मिला, करोड़ों रुपए में मिला, और अन्य राजनीतिक दलों को पैसा नहीं मिला। तो सबसे ज्यादा प्रभावित तो ही होगा जो सबसे ज्यादा लाभ पा रहा था उनके। और बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं। और एक बहुत बड़ा एक झटका है सत्तारूढ़ दल के लिए, जिसको दो अहम बातें मैं आपसे समझना चाहूंगा यहां पर। एक तो चुनाव के एन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी कर दी है, जिस तरीके से इस पूरे मामले की व्याख्या कर दी, सीजीआई की अगर बात करें तो उन्होंने तो अपनी टिप्पणी में भी कह दिया असंवैधानिक है, घूस की तरह है, ये तो घूस देने की तरह हो गया। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी, शुचिता की बात करने वाली पार्टी, क्या सोचकर इस तरह से एक विधेयक पास कराया गया? क्या पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकतंत्र जिसकी हम बात करते हैं उसमें ऐसी कोशिश कि हम ही हाईजैक कर लें? ऐसा भी लग रहा है इसके पीछे, इस तरह की सोच के पीछे, क्योंकि अगर सारा फंड बीजेपी को ही जा रहा है तो बाकी दल चुनाव कैसे लड़ेंगे? और चंदा से ही तो चुनाव लड़ा जाता है। तो ये बात तो कही गई थी जब ये 2017 में बहस हो रही थी लोकसभा में, तब ये बात कही गई थी, यही तर्क दिए गए थे कि या जो अगर आप पारदर्शी नहीं रखेंगे, और आप सोचिए ना कि मैंने पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए
इसी एडीआर जो इसमें पिटिशनर है, प्रमुख पिटिशनर है, जिसके पिटिशन पर निर्वाचन आयोग ने प्रावधान किया कि आप जो भी उम्मीदवार होगा अपने पैसे का विवरण देगा, एफिडेविट दाखिल करेगा। धन बल को रोकने का बड़े एक तरीका सोचा गया। हाँ। बाहुबल का दुरुपयोग रोकने के लिए कहा गया था कि कितने मुकदमे आपके खिलाफ हैं, उसका आप एफिडेविट देंगे, और निर्वाचन आयोग से कहा गया था कि आप इसको सार्वजनिक करेंगे, अपनी वेबसाइट पे आप डालेंगे। एक प्रयास किया गया था। उस प्रयास में ही पूरी तरह से इसमें उसको नष्ट करने की स्थिति आ गई। अगर आप किसी भी आर्थिक लेन देन में कोई भी राजनीतिक दल पारदर्शिता के खिलाफ है, तो वह लोकतंत्र के खिलाफ है, वह उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आस्था नहीं है। और ये तो आरोप लगते ही रहे, बीजेपी सरकार के ऊपर तो लगातार आरोप लग रहे हैं। आप सोचिए कि इसी देश की सरकारों ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विपक्ष के नेताओं को देश को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा। इस सरकार में तो कोई अगर एक घटना आपको याद हो तो अगर आप अपने श्रोताओं को बताना चाहें, दर्शकों को बताना चाहें, नहीं हुआ। निर्णय लेने की प्रक्रिया में विपक्ष को शामिल करने की कोई अगर कोशिश हुई हो, आप उसको ही देख लीजिए। तो ये तो झटका है, और कम से कम उन लोगों के लिए भी ये एक तरह का संदेश है सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कि संवैधानिक प्राविधानों का, संवैधानिक व्यवस्थाओं का विरोध के उल्लंघन करके अगर कोई लाभ लेने का कोशिश करेंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों निश्चित रूप से उसका खामियाजा होगा। लेकिन एक आखिरी बात आपसे मैं समझना चाहूंगा, चुनाव में इसका असर कैसे दिखेगा? विपक्ष जिस तरीके से आपने खुद कहा कि जब ये हुआ था तब विपक्ष को जिस तरीके से इस पर मुखर होना चाहिए था तब भी नहीं हो पाया था, अब क्या विपक्ष वाकई ये मुद्दा समझा पाएगा जनता को? इलेक्टोरल बॉन्ड अपने आप में बड़ा टेक्निकल शब्द है, इसको समझाना, इसकी व्याख्या करके समझाना, और क्योंकि पैसे से जुड़ा मामला है तो कान भी खड़े होते हैं लोगों के और आंखों में भी पैसा चमकता है। लोग भी तो जानना चाहेंगे कि भाई एक पार्टी को इतना पैसा दिया जा रहा है, बाकियों को नहीं दिया जा रहा है, कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, और वो बीजेपी को भी समझाना पड़ेगा। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि विमर्श में आएगा। इसीलिए आप देखिए ना, जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में बहस में ही नहीं है, दुर्भाग्य किसी देखिए तो क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसका विमर्श में जाना, पब्लिक डिस्कोर्स में जाना, यह सत्तारूढ़ दल के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो लाभार्थी है वो सत्तारूढ़ दल है। और जब ये चीजें आएंगी, अभी तो आज का जजमेंट है ये, जब ये नाम आएगा कि किन किन लोगों ने पैसा दिया, तो ये भी लोग बताएंगे कि इन लोगों ने पैसा दिया, इनको क्या क्या मिला, सरकार ने इनको क्या क्या दिया। अनायास कोई किसी कुछ नहीं देता है। तो जब ये चीजें आएंगी और फिर इससे आम आदमी का कितना नुकसान हुआ, तो ये एक नैरेटिव तो बनेगा ही बनेगा। ये चुनाव के मौके पर इस तरह यह निर्णय निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत बड़ा झटका है। और पब्लिक डिस्कोर्स में बात आएगी, मैं मानता हूं कि राजनीतिक दल भी इसको ले जाएंगे। वामपंथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तो बाकायदे पिटिशनर थी, कांग्रेस के एक नेता पिटिशनर थी। कांग्रेस पार्टी उस तरह से इसमें सीधे नहीं थे, लेकिन उनके नेता लोग, उनकी पार्टी के नेता लोग इसमें जरूर पैरवी कर रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय अपीयर भी हो रहे थे पिटिशनर के नाम को लेकर के। लेकिन दल के रूप में भी जो प्रतिकार की उम्मीद की जाती थी, निश्चित रूप से जब संसद में बहस थी उसमें उन्होंने विरोध किया था। लेकिन एक जो आक्रामकता सिविल सोसाइटी ने दिखाई, जो दृढ़ता सिविल सोसाइटी ने दिखाई, ये कहना पड़ेगा कि राजनीतिक दलों की ओर से, बहुसंख्यक राजनीतिक दलों की ओर से यह दृढ़ता नहीं दिखाई पड़ी, और जो बहुत अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा संदेश नहीं गया। लेकिन तो उसमें तो सर उनकी भी एक उम्मीद थी ना कि कल को हम आएंगे तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे लिए काम करेगा। नहीं, ये राजनीतिक दल तो इसके पहले भी सत्ता में रह चुके थे, उन्होंने सभी कंपनियों से पैसा लेते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि पैसा, लेकिन उसके नियम जो बने थे उसको तो आपने खत्म कर दिया। हाँ। पहले तो यह नहीं था कि कोई दिवालिया कंपनी ही पैसा दे सकती है या दिवालिया घोषित कराने के लिए पैसा दे सकती है। हाँ। कानूनी अड़चनों से बचने के लिए कोई पैसा आपको दे दे और आप चुप हो जाइए, ये तो स्थिति आती है। चंदा तो ऐसा थोड़ा है, यह देश जब से आजाद हुआ है तब से लोग पैसा ले रहे हैं। पार्टी चलाने के लिए लोग पैसा लेते थे, आजादी के दौरान भी कांग्रेस को चंदा मिलता था। बिना चंदे के तो कोई गेहूं बेच के थोड़ा कोई पार्टी चलाता है, संभव ही नहीं है। अहम बात आप कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पूरी जो फैसला था ना सुप्रीम कोर्ट का, इसके मायने क्या हैं और क्या इसके आगे और मतलब निकाले जा सकते हैं वो समझाने के लिए सुनील जी को आप सुन रहे थे। लोकतंत्र में जरूरी है कि सभी दल, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सब मजबूत ताकत हो ताकि लोकतंत्र की आवाज मजबूत हो सके। लेकिन जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है और उसके बाद अब जो नाम सार्वजनिक होने की बात कही है, बीजेपी की मुश्किलें कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच इस पर जरूर बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब बीजेपी को देने पड़ेंगे। बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आप अमरुजाला.com पर जुड़े रहिए, देश और दुनिया के हर बड़ी खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।